brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 1993 में राजकुमार संतोषी ने एक फिल्म बनाई थी दामिनी। फिल्म आपको याद हो ना हो, सनी देओल का एक डायलॉग जरूर याद होगा, तारीख पे तारीख। सनी देओल का पात्र वकील है, फिर भी इस बात से परेशान है कि अदालत में इतनी तारीखें क्यों लगती रहती हैं। वैसे अगर सनी देओल का पात्र सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर और जज साहिबान के कार्यकाल पर नजर रखता तो वो तारीखों से परेशान नहीं होता। उसे मालूम होता कि कौन सी तारीख को कौन सा मामला हमारे मुल्क की तारीख का हिस्सा बनने वाला है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग माने जाने वाले यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण वाले मामले को ही लीजिए। सब जानते थे कि 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती की छुट्टी है और 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। इसका मतलब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के कार्यकाल का आखिरी कार्य दिवस होना था आज यानी 7 नवंबर को। और लल्लन टॉप के नियमित दर्शक तो जानते ही हैं कि सीजीआई साहिबान अमूमन अपने आखिरी कार्य दिवस पर बड़े फैसले सुनाना पसंद करते हैं जो कि उनकी विरासत का हिस्सा बने। ठीक यही काम आज भी हुआ, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने 3-2 के मत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक मान लिया। ये भारत में वंचित तबकों के उत्थान के लिए बनाई गई सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन की नीति के लिहाज से ऐतिहासिक निर्णय था, लेकिन सीजीआई यूयू ललित की राय इससे उलट थी। आज दिन की बड़ी खबर में हम इस फैसले में दिए गए दोनों मतों पर गौर करेंगे और ये समझेंगे कि आगे की राह कहाँ जाती है। कौन से जज साहब ने कहा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलते रहना चाहिए और कौन से जज साहब ने इसका विरोध किया। समर्थन और विरोध की कानूनी वजहें क्या बताई गई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर में। आज के फैसले की बॉटम लाइन यही है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। पात्र होंगे वो सवर्ण जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है। इतनी बात सब जान गए हैं, लेकिन इस निर्णय की यात्रा को भारत में आरक्षण की यात्रा के संदर्भ में देखे बिना बात अधूरी रह जाती है। जिस देश में सरकारी नौकरियां रोज घट रही हो और निजी क्षेत्र में घुड़दौड़ लगातार बेरहम हो रही हो, वहां आरक्षण का एक टची टॉपिक होना लाजमी है। जिन्हें इसका लाभ मिलता है वो इसे अपना हक मानते हैं और जिन्हें ये नहीं मिलता उनमें से ज़्यादातर इसे संस्थागत अन्याय का एक तरीका मानकर कोड़ते हैं। SC/ST आरक्षण को तो किसी तरह स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आज़ादी से भी पहले इसके लिए लड़ रहे थे। लेकिन जब 7 अगस्त 1990 को VP सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया, सामाजिक न्याय बनाम योग्यता वाली बहस और तीखी हो गई। मोर्चों, आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान ये पूछा जाने लगा कि इतिहास में हुई चूक को सुधारने के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है। 2 साल बाद इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट से आया, 50% तक। इंदिरा साहनी मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का संवैधानिक अधिकार है, बस क्रीमी लेयर को इससे बाहर रखा जाए ताकि आरक्षण का लाभ पात्र लोगों को ही मिले। साथ ही अधिकतम आरक्षण की सीमा तय कर दी गई। इसके बाद से रिजर्वेशन की लड़ाई का चरित्र ज्यादा नहीं बदला। नए गुट आरक्षित वर्गों में शामिल होने की कोशिश करते रहे, पुराने गुट इन्हें रोकने की कोशिश करते रहे और एक तीसरा पक्ष अदालतों के रास्ते ये सुनिश्चित करने में लगा रहा कि 50% वाली सीमा का जहां तक संभव हो सम्मान हो। जाट, गुर्जर, मराठा आंदोलन बड़े बड़े उदाहरण हैं जब मांग, विरोध और कोर्ट कचहरी की ये कहानी दोहराई गई। जिन्होंने आरक्षण को मन से स्वीकार नहीं किया वो अपनी बात पर अडिग वो भी बने रहे। कहीं कोई पुल गिरता, कहीं किसी अस्पताल में कोई हादसा होता तो अपने मकसद को स्थापित करने के लिए इंजीनियर या डॉक्टर का नाम, पूरा नाम खोजकर बता दिया जाता कि कैसे भारत में योग्यता की पूछ नहीं होती। लेकिन जब ये पूरा नाम उनके एजेंडे को नहीं साधता तो इस तर्क को किनारे रख दिया जाता। दोनों तरफ से बहस चलती रही और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ये पूरी बहस सर के बल खड़ी हो गई।
नरेंद्र मोदी सरकार ने शीत सत्र के आखिरी 2 दिनों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पेश किया। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कौन? वो जो SC, ST या OBC में नहीं आते, यानी जनरल कैटेगरी के लोग, बशर्ते उनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम हो। यानी यहाँ OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा का ही इस्तेमाल होना था। आय के अलावा जमीन को भी आधार बनाया गया। क्या आधार था? कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो, 1000 स्क्वायर फीट से कम क्षेत्रफल में घर हो। अगर नगर पालिका क्षेत्र में घर है तो 900 स्क्वायर फीट से छोटा प्लॉट हो, ग्रामीण क्षेत्र में है तो 1800 स्क्वायर फीट से छोटा प्लॉट हो। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि सरकार जाति, धर्म, नस्ल आदि के मामले में भेदभाव नहीं कर सकती, और अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। इसीलिए EWS आरक्षण देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार संविधान संशोधन क्रम 103 लेकर आई। तेजी से इस पर काम हुआ। 8 जनवरी 2019 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह बिल लोकसभा में पेश किया। 9 जनवरी को वहां से पास हो गया। अगले दिन बिल राज्यसभा में पेश हुआ और 10 घंटे की बहस के बाद यह भी पास हो गया। विपक्ष न इसमें कोई संशोधन करा पाया और न ही बिल को स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा पाया। 12 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल पर दस्तखत किए और इसी दिन इसे गजट में छाप दिया गया और 14 जनवरी से भारत में EWS कोटा लागू भी हो गया। सिर्फ ऐसे शिक्षण संस्थानों को EWS कोटा से बाहर रखा गया जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थे। अब तक आरक्षण का लक्ष्य परंपरागत रूप से हाशिए पर रहे लोगों को मुख्य धारा में लाना था। ये पहली बार था कि भारत में आरक्षण को आर्थिक कल्याण की योजना की तरह पेश किया गया। EWS का 10% आरक्षण पहले से चले आ रहे 49.5% आरक्षण के बाद दिया गया, यानी कुल आरक्षण पहुंच गया 59.5%। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 50% की सीमा से 9.5% ज्यादा। जैसा कि अपेक्षित था, सरकार के इस कदम के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुए, पर जल्द ठंडे भी पड़ गए। दूसरा रास्ता था न्यायालय का। सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ याचिकाएं लगने लगी। तब जस्टिस रंजन गोगोई देश के मुख्य न्यायाधीश होते थे। अदालत ने कानून पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो याचिकाओं को सुनेगी। और इस तरह EWS कोटा की न्यायिक समीक्षा की शुरुआत हुई, जिसके बारे में लल्लन टॉप आपको 2019 से ही सूचित करता आया है। करीब 3 दर्जन अलग अलग याचिकाएं थीं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने साथ में सुना। मामले का नाम पड़ा जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विद 32 कनेक्टेड मैटर्स। सारी याचिकाओं के तर्क और 3 साल चली सुनवाई के दौरान पेश की गई दलीलों को यहां दोहराना मुश्किल है, पर जैसा कि आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने लिखा, न्यायालय के सामने 3 बड़े सवाल थे जिनके जवाब खोजे जाने थे। पहला सवाल, क्या महज आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन क्रम 103 संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाता है? दूसरा सवाल, क्या SC, ST और OBC को EWS से बाहर रखते हुए संविधान की मूल भावना का उल्लंघन हुआ है? और तीसरा सवाल, क्या 50% आरक्षण की सीमा को लांघना संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाता है? तीनों बड़े प्रश्न मूल भावना से जुड़े थे। यही कारण था कि 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन CJI SA बोबड़े, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवई की बेंच ने तकरीबन साल भर की सुनवाई के बाद यह मामला संविधान पीठ को सौंप दिया। दर्शक जानते ही हैं, संविधान पीठ के लिए न्यूनतम 5 जजों की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए ऐसे मामलों की सुनवाई में कुछ वक्त लग जाता है। मामले को रफ्तार मिली तब जब 27 अगस्त 2022 को जस्टिस UU ललित CJI बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उन्होंने साफ किया कि अकारण लंबित मामलों को तुरंत सुना जाएगा और रोज कम से कम एक संविधान पीठ भी सुनवाई करेगी। अपने कहे पर अमल करते हुए CJI ललित ने कई हाई प्रोफाइल मामलों को लिस्ट किया और संविधान पीठ ने लगातार 7 दिनों तक सुनवाई करके 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। इस संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित। उनके साथ थे जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला। 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आज के लिए कॉज लिस्ट छपी और तभी साफ हो गया था फैसला 3-2 के मत से आएगा। यह भी तय था कि CJI UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट एक राय रखते हैं और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला
दूसरी राय रखते हैं। बाद में कॉज लिस्ट को अपडेट किया गया और कहा गया कि 2 नहीं 4 फैसले पढ़े जाएंगे। इसके चलते थोड़ी उत्सुकता बढ़ी, लेकिन सुबह 10:30 बजे साफ हो गया फैसला 3-2 के मत से ही आएगा और आया और ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में आया। पहले जानिए कि ईडब्ल्यूएस कोटा को संविधान सम्मत बताते हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने क्या कहा। तीनों जज इस बात पर एकमत थे कि न आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में और ना ही 50% की आरक्षण सीमा पार करने से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन होता है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, आरक्षण का लक्ष्य समावेशी सोच के साथ काम करना है। ये सिर्फ सामाजिक या शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने का साधन नहीं हो सकता। फिर 50% आरक्षण की सीमा लचीली है, यानी इसके पार जाकर राज्य कदम उठा सकता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस में एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखते हुए राज्य ने जो किया वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, यानी ऐसा वर्गीकरण जिसके लिए आधार मौजूद हैं। अतः ईडब्ल्यूएस वर्ग को भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता और इसीलिए ये संविधान सम्मत है। जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि आरक्षण कब तक लागू रखा जा सकता है। जज साहिबान ने कहा कि अगर जाति रहित और वर्ग रहित समाज बनाना है तो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को अनिश्चित काल के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए, इसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। स्वाभाविक है 5 में से 3 जजों की राय को ही न्यायालय की राय माना जाएगा, लेकिन 2 जजों ने जिन शब्दों में अपनी असहमति व्यक्त की उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने यह नहीं कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने ये कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी को सिर्फ इस आधार पर ईडब्ल्यूएस से बाहर रखना सही नहीं कि उन्हें पहले ही लाभ मिल गया। ऐसा करते हुए संशोधन क्रम 103 ऐसा भेदभाव करता है जिसकी संविधान में मनाही है। पिछले वर्ग को मिले लाभ को फ्री पास की तरह नहीं देखा जा सकता। ये लाभ बराबरी के मकसद से दिया गया है, इसलिए इन्हें बाहर रखने से समानता के कोड का उल्लंघन होता है। दोनों जजों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करने में यह खतरा है कि समानता के अधिकार को आरक्षण के अधिकार की तरह मान लिया जाएगा और तब सारी बात चंपकम दोरईराजन मामले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। ये मामला 1927 का है। तब मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक आदेश निकालकर जाति आधारित आरक्षण शुरू किया था। आजादी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और 1951 में न्यायालय ने मद्रास प्रेसिडेंसी के आदेश को खारिज कर दिया। इसके नतीजे में भारत का संविधान संशोधन हुआ पहला, ताकि आरक्षण दिया जा सके। इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वैसे ही आई जैसी कि अपेक्षित थी। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर स्वागत किया। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक रूप से जो दुर्बल है ऐसे समाज घटक को जो आरक्षण दिया था, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, आज उसको हरी झंडी ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसके कारण समाज में जिनको जातीय आधार पर आरक्षण नहीं मिलता किंतु जो सचमुच में गरीब है, ऐसे लोगों को भी 10% आरक्षण प्राप्त हो रहा है। उनके लिए भी पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए अभी रास्ते खुल रहे हैं। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों की तरह कांग्रेस ने भी ईडब्ल्यूएस कोटे को संवैधानिक बताए जाने का स्वागत किया, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस के साथी डीएमके इस फैसले से खुश नहीं है। सूबे के सीएम और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामाजिक न्याय की लड़ाई को लगे बड़े झटके की तरह बताया। हमने आपको फैसला बता दिया, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी बता दी, अब बारी है एक्सपर्ट्स की राय की। जब फैसला आया तब हमारी टीम ने नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद की पूर्व कुलपति और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा से बात की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब देखिए, उसमें जो मेजॉरिटी का व्यू है वो तो ये है 50% की जो लिमिट है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसको ब्रिज किया जा सकता है। ये बात सही है। इंदिरा स्वामी का जो 9 जजेस बेंच का जजमेंट था उसमें भी ये था कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का मामला है, कोई रिमोट एरियाज हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हालात हैं, तो ये 50% की लिमिट संविधान में तो नहीं है, ये तो जुडिशरी ने इस लिमिट को रखा है। तो मेजॉरिटी ने उसको सही माना है क्योंकि ये ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को किया गया है। जो माइनॉरिटी व्यू है जस्टिस भट्ट का, जिससे जस्टिस ललित ने कंकर किया है, उसमें यह कहा जा रहा है कि ये बात सही नहीं है। मैं समझता हूं कि जस्टिस भट्ट के जजमेंट की एक और बड़ी चीज जो है वो ये कह रहे हैं कि जो इक्वालिटी का राइट 16(1) में है और
1 में है और जो 14 में एक एक्सेप्शन रिजर्वेशन के लिए या स्पेशल प्रावधान के लिए किया जा रहा है, वो बेसिकली एक्सेप्शन नहीं है बल्कि वो फैसेट है इक्वालिटी का। तो ये समझना कि रिजर्वेशन कोई एक खास अलग बेनिफिट है और वो अलग क्लास उसमें क्रिएट की जा रही है, वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। रिजर्वेशन भी एक इक्वालिटी का ही अभिन्न। ये थी दिन की बड़ी खबर। अब गौर करते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं को सुनवाई के योग्य नहीं माना। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने उन जनहित याचिकाओं को बरकरार रखा था जिसमें सोरेन के खिलाफ शेल कंपनियों में निवेश और अपने करीबियों को गलत तरीके से खनन पट्टा देने को लेकर जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला पलट दिया। गुजरात के मोरबी में, ये दूसरी सुर्खी है, गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर आज गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की बेंच ने गुजरात सरकार से रिपोर्ट तलब की। बेंच ने सरकार की तरफ से पेश हुए वकील से पूछा कि अब तक राज्य सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने हादसे को लेकर राज्य सरकार के साथ अन्य विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने गृह विभाग, शहरी आवास विभाग और मोरबी नगर निगम के साथ कई सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हादसे पर राज्य मानवाधिकार आयोग अलग से एक रिपोर्ट दाखिल करे। मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी और राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी है। तीसरी सुर्खी, दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाले के एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसी दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जा रहा था। जज M.K. नागपाल की विशेष अदालत में अरोड़ा की अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपी ने कोर्ट के सामने कहा, मेरी तरफ से 1 नवंबर 2022 को मेरे वकील के माध्यम से एप्लीकेशन दी गई। मैं स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। कोर्ट ने पूछा, कोई दबाव तो नहीं, CBI या कोई दूसरी जांच एजेंसी की तरफ से कोई धमकी तो नहीं। आरोपी ने कहा वो अपनी मर्जी से गवाह बन रहा है और इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को अदालत के सामने रखना चाहता है। इस कथित घोटाले में CBI ने अब तक आम आदमी पार्टी से जुड़े और ओनली मच लाउडर फर्म के CEO रहे विजय नायर के अलावा अभिषेक बोइनपल्ली को भी गिरफ्तार किया है। अगस्त के महीने में CBI ने मामला दर्ज कर 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। आरोपियों में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर AG कृष्णा, डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर आनंद तिवारी और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर शामिल हैं। सरकारी गवाह बनने के बाद ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आखिरी सुर्खी, 2012 में दिल्ली के छावला में हुए गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी कर दिया। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने दोनों ही मामलों में, मतलब दोनों ही स्तरों पर, दोनों कोर्ट्स ने दोषियों को मौत की सजा देने का आदेश दिया था। तो यूं समझिए, गैंगरेप का मामला, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में फांसी का आदेश और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, बेगुनाह कह दिया। मामला क्या है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी अनामिका, बदला हुआ नाम है। वो नौकरी के लिए दिल्ली के छावला इलाके में रहती थी। घटना 14 फरवरी 2012 की रात की है। राहुल, रवि और विनोद नाम के 3 आरोपियों ने मिलकर उन्हें किडनैप किया, ऐसा इल्जाम है, और उनके साथ गैंगरेप किया। कुछ दिन बाद अनामिका की लाश हरियाणा के खेत में मिली। जांच में पता चला दोषियों ने पीड़िता को असहनीय यातनाएं दी। लड़की को गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले औजारों से पीटा गया और शरीर के कई हिस्सों को जलती सिगरेट से दागा गया। हैवानियत की सीमाओं को पार करते हुए इसके बाद आंखों और चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने दोषी मानते हुए इन तीनों को मौत की सजा दी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जस्टिस यू ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने दोषियों की अपील पर इसी साल 7 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तय होना था तीनों की मौत की सजा बरकरार या नहीं। फैसला दोषियों के पक्ष में आया। कोर्ट ने किस आधार पर दोषियों को बरी किया है, ग्राउंड क्या था जिस पर उनकी दलीलों को उनके वकीलों की सही माना, इस पर डिटेल जानकारी का हमें इंतजार है। ये शो लिखे जाने तक कोर्ट के आदेश की डिटेल कॉपी नहीं आई थी। कोर्ट में जजों की तरफ से सिर्फ एक लाइन बोली गई, याचिका स्वीकार की जाती है। अगर आरोपियों के खिलाफ कोई और केस नहीं है तो उन्हें बरी कर दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले पर
सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, बहस हो रही, लोग पूछ रहे हैं इतने जघन्य अपराध के दोषियों को किस आधार पर बरी किया गया। पूछा जा रहा है कि ऐसा आदेश आएगा तो देश में रेप की घटनाएं कैसे रुकेंगी। सुनिए इस प्रकरण पर पीड़िता की मां ने क्या कहा। ऐसे बता रहे हैं उनको बलि कर दिया गया, ये नहीं मालूम बलि किस बात पर कर दिया गया है। ये तो है नहीं छोटी मोटी चोरी चकारी तो है नहीं, इतना बड़ा केस है, मर्डर है, रेप केस है, किडनैपिंग केस, सब चीज़ें 11 साल से इंतजार करते करते आज एकदम से बरी कर दिया तो हम तो मतलब एकदम से सोच में पड़ गए ऐसे क्यों किया जज ने। तो आप लोग जब सुनवाई चल रही थी तब आप लोग आ रहे थे, ये एक तो ये केस काफ़ी भयानक था, माफ़ कीजिएगा मैं आपसे थोड़ा बताने के लिए कह रही हूँ। आपकी बेटी को किडनैप कर लिया गया था, 3-4 दिन बाद वो मिली थी, तो उस वक्त से लेकर अब तक केस किस तरह से चला है उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? उस तरह तो सही चल रहा था, तो इंसाफ मिल गया था, हाई कोर्ट में भी नीचे लोअर कोर्ट में भी, यहीं आके हमें झटका मार दिया इन्होंने। तो बाकी तो 11 साल हो गए, मतलब कैसे कटते हो तो आपको पता होगा कि माँ के लिए कैसे कटेगा एक एक दिन। वही अब इंतजार करें, आज मिलेगा इंसाफ, कल मिलेगा, लास्ट में मिला भी तो एकदम से बलि मिल गई। ये हम तो इस इंसाफ से कोई खुश। पीड़िता की मां के सवाल गंभीर हैं, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब हमारे हाथ में कोर्ट का ऑर्डर आए। ये थी आज के दिन की सुर्खियां। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें आप देखेंगे चुनाव यात्रा की झलकियां। आप जानते ही हैं हमारी 2 टीमें हिमाचल प्रदेश चुनाव की यात्रा पर हैं और वहां से धड़ाधड़ रिपोर्ट्स भी भेज रही हैं, जिन्हें आप हमारी ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल्स पर देख भी रहे हैं। या हम आपको कुछ स्निपेट्स दिखाते हैं। पहली झलकी शिमला से। आप सबने कई बार सुना होगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले बीजेपी संगठन में जिम्मेदारियां निभा रहे थे और इनमें से एक था हिमाचल प्रदेश का प्रभार। इस दौरान नरेंद्र मोदी लगातार हिमाचल प्रदेश जाते थे, कई बार लंबे वक्त के लिए रुकते थे। हमारे साथी साकेत और जेरी ने एक ऐसे भाजपा कार्यकर्ता से मुलाकात की जिनके यहाँ नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रवास के दौरान रुका करते थे। उन्होंने कुछ किस्से सुनाए, एक झलक आप यहाँ देखिए। नहीं जी, अच्छा। लेकिन वो जब शिमला आते थे तो मेरे लिए पूछ लेते थे। क्या पूछते थे? दीपक कहाँ है, कैसा है। ये कॉफी हाउस की फोटो है। अच्छा, ये कब की फोटो है? ये जब सीएम थे गुजरात में। सीएम बनने के बाद की फोटो है? हाँ जी। तो उसके बाद भी आपके साथ बैठते थे? जी। उसके बाद किस तरह की बात होती थी जब सीएम बन गए उसके बाद? जब अब ऐसा मैं छोटा सा इंसान हूँ, वो मुख्यमंत्री, हाँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री जाके सीएम बोल सकता है। सीएम एक कार्यकर्ता के साथ किस तरह की बात करता है? एक थोड़ा बताइए। ऐसा है, कंधे पे हाथ रख दें तो वो क्या छोटी बात है? एक इतना बड़ा आदमी गुजरात का मुख्यमंत्री छोटे से उसमें रख दे तो कैसा लगे, आपको कैसा लगेगा? यदि आप तो इसमें तो अब कुछ भी मतलब कल्पना नहीं ना की जा सकती है। तो एक ऐसी वो है कि एक ही तस्वीर है ये जक्खू टेम्पल थी है। ये कब की तस्वीर है? ये उसी टाइम जब वो आए थे, जब प्रभारी थे हमारे। हिमाचल प्रदेश में दूसरी टीम ने धर्मशाला और मैक्लोडगंज की यात्रा की। दर्शक जानते ही हैं कि तिब्बत की निर्वासित सरकार धर्मशाला से चलती है और यहाँ बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। इनमें से कई की पैदाइश भारत में हुई और ये लोग वोट भी देते हैं। तो सोनल और अमतेश की जोड़ी ने शरणार्थियों से मिलकर उनके मुद्दे जाने। सुनिए। कूड़ेदान नहीं है, कूड़ेदान प्रॉपर है ना, मतलब एक बनाया हुआ है लेकिन कर तो रहा है, पहले के हिसाब से तो बढ़िया कर रहा है, लेकिन 1-2 जगह अभी भी मतलब ढंग का नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके परिवार से कितने लोग वोट देते हैं? मेरे परिवार से दो ही लोग देते हैं। आप लोगों 2 ही लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वैसे यहाँ पर टोटल आप अंदाजे से अगर बताएं कितने तिब्बती लोग यहाँ रहते होंगे मैक्लोडगंज में? यहाँ मैक्लोडगंज पूरा धर्मशाला में बोलेगा मोर देन 10,000 होगा, मोर देन 10,000। और इन 10,000 में से कितने लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड होगा? ओ नहीं, 2-3 हज़ार तो ज़रूर होगा। 2-3 हज़ार। मैं धर्मशाला, वो सिद्धबड़ी, मैक्लोडगंज सब मिला के बोल रहा हूँ। यहाँ आसपास जो है ना, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो सब मिला के। अगर मैं आपसे पूछूं कि तिब्बतियों के लिए बड़े मुद्दे क्या हैं, जैसे अभी हम अलग अलग जगह घूम रहे हैं तो कोई बोल रहा है कि हमारे लिए OPS ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा है, कोई बोल रहा है कि जो सेब के बागबान हैं उनको सही पैसे नहीं मिल रहे वो बड़ा मुद्दा है, कोई बोल रहा है कि हम फला सरकार से खुश हैं। तो आपके लिए क्या बड़े मुद्दे होंगे जिस पर नेताओं को काम करना चाहिए? देखो, मैं तो अभी क्योंकि
मैं एक तिब्बतन के नाते मैं सोच कर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक इंडियन लोकल है ना, तो मैं फ़िलहाल तो यही बोल सकता हूँ। अदरवाइज़ ये पेंशन वगैरह ये तो हमारा पहले से हमें ना सरकारी नौकरी मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। जो हमारा जवान था उसको भी पहले सैलरी सेम नहीं मिलता था, अब आजकल सेम मिल रहा है। हाँ, आर्मी में जवान को सेम सैलरी मिल रहा है, अब पेंशन मिलना भी शुरू हो गया है ना। वो तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ भारत सरकार को, है ना। बाकी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आपने जनता की सुनी, अब इनके नुमाइंदों की सुनिए। हमारी लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू की, पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ की सीरीज चुनाव के आते ही वापस आ गई है, जिसका नाम है जमघट। जमघट के सीज़न 1 में आपने उत्तर प्रदेश के नेताओं को सुना, उत्तराखंड के नेताओं को सुना, मुख्यमंत्रियों को सुना, विपक्षी पार्टियों के मुखियाओं को सुना। अब सीज़न 2, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 4 बड़े और महत्वपूर्ण नेताओं के इंटरव्यू आप डिटेल में देख सकते हैं। इसका पहला एपिसोड आज रिलीज़ हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर से विस्तार से बात हुई। एक झलकी यहाँ देखिए, बाकी आप ललन टॉप की ऐप या सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। और बीजेपी ने अब अपना कैलकुलेशन दुरुस्त करते हुए क्या ये तय किया है कि एक्ट्रेस कंगना रनावत मंडी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? देखिए, इन सारी चीजों को लेकर के अभी कहना उचित नहीं है। अभी मैं सिर्फ इतना, उन्होंने तो ख्वाहिश प्रकट कर दी आज तक न्यूज चैनल के एक प्रोग्राम में। आपकी सहमति है उनकी लोकसभा की दावेदारी पर कि नहीं है? वक्त आएगा, उस वक्त की परिस्थिति को मेरा। ये भी कहा जाता है कि 2017 में जगत प्रकाश नड्डा की दावेदारी के बरक्स अगर जयराम ठाकुर के नाम पर मुहर लगी तो इसमें दत्तात्रेय होसबले के आशीर्वाद का बड़ा योगदान है। आशीर्वाद की कहानी, आरोहण की कहानियां, सब कहानियां मिलेंगी आपको ललन टॉप पर। और गुजरात के जो दर्शक, जो साथी, जो दोस्त बार बार पूछ रहे हैं, आपका इंतज़ार पूरा होने को है। पूरे दल बल के साथ ललन टॉप की टीम गुजरात के सब ज़िलों में आएगी, विस्तार से आपके हिस्से का बयान सुनेगी, और जो आपकी दावेदारी का दावा करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता, उनसे भी विस्तार से बात की जाएगी। तो ये तो हो गया चुनाव का न्योता। गुजरात के साथी बताएं कहाँ कहाँ ज़रूर आना चाहिए पक्के से। दूसरा न्योता, इसके लिए कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए, टिकट वगैरह बुक करा लीजिए, अपना शेड्यूल लॉक कर लीजिए, छुट्टी की अर्जी दे दीजिए, क्योंकि ललन टॉप अड्डा अपने अखिल भारतीय स्वरूप में और 3 दिनों के शेड्यूल के साथ वापस आ रहा है। कई नामचीन हस्तियों से आपकी मुलाकात होगी। फिल्म बिरादरी से जुड़े लोग, म्यूज़िक की बिरादरी से जुड़े लोग, एक्टिंग की बिरादरी से जुड़े लोग, कॉमेडी से जुड़े लोग, साहित्य से जुड़े लोग, समाज से जुड़े लोग, ऐसे लोग जिन्हें आप पर्दे पर देखते हैं, हस्ती, और जो खूब हंसती हैं और खूब बातें करती हैं, इन सब से आपकी मुलाकात होगी। और ललन टॉप की पूरी टीम तो रहेगी ही आपसे मुलाकात के लिए। तो आप में से कई लोग जो कहते हैं कि साहब मिलते नहीं हैं, हम मिलने के लिए, आपका मेज़बान बनने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 18, 19 और 20 नवंबर को होगा ललन टॉप अड्डा। फ्री में है एंट्री, कोई लोड नहीं है। आप हमारे ईश्वर हैं, आपकी आमद हमारे लिए खुशियों का बायस है। पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए जाना होगा ललन टॉप की ऐप पर। जैसे ही आप ऐप पर पहुंचेंगे, स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको अपने न्योते का चमचमाता हुआ इश्तिहार। और कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मांगी जाएगी। और ललन टॉप के अड्डे पर खूब सारी रोचक बातचीत और सवाल जवाब के अलावा लाइव क्विज होगी, और वहाँ मिलेगा मौके पर इनाम। पर मौके पर इनाम सिर्फ अड्डा के दौरान नहीं मिलता है, रोज़ रात में 9 बजे मिलता है। ललन टॉप की ऐप डाउनलोड करिए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करिए। और अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको कुछ ज़रूर खिलवाइए, ताकि आपको पता चले कि ये जो ट्यूशन का पैसा लिया जा रहा है, ये सही जगह जा रहा है कि नहीं। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।